हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा वैष्णव, योर मेंटोर फ्रॉम सीएचके कॉमर्स ऑफ कोटा। और मैं आप लोगों को अभी तक जो पढ़ा रही थी वो था आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 3 ग्रुप नंबर 1 सिविल सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। वहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर रहा है, अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट तक। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 और 2? तो बेटा यहाँ पे अपन लोग डिस्कशन में ले रहे हैं जून 2024 का पेपर। ठीक है, क्योंकि अभी दिसंबर में आपके पेपर ड्यू होने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी से एग्जाम पास में आ चुकी है और आप सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, आपके आंसर प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। और ये जो आंसर्स हैं यहाँ पर जो अपन लोग कर रहे हैं, जिससे सॉल्व कर रहे हैं, वो आंसर्स भी बेटा आप लोगों का सीएस का जो आपको गाइडलाइन दिए गए हैं, जो गाइडलाइन आंसर्स है वहीं से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट तक, मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। आज मैं जो शुरू करने जा रही हूँ दैट इज पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, PQR इज लिस्टेड एंटिटी इन टेक्सटाइल सेक्टर। कौन से सेक्टर में भैया? टेक्सटाइल सेक्टर में PQR कौन से एंटिटी में लिस्टेड है? तो आगे क्या बोल रखा है? आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू 40% रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल्स टू न्यूयॉर्क सिटी। आप जो सेल्स कर रहा है PQR लिमिटेड, ये आपका एक्सपोर्ट सेल कहाँ पे हो रहा है? 40% रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है बेटा? न्यूयॉर्क सिटी से जनरेट हो रहा है। ओके, द कंपनी सेल्स इट्स आइटम इन न्यूयॉर्क थ्रू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू टाई अप करती है उनके साथ में, और उनके थ्रू क्या कर रही है? अपना गुड्स वहां पे एक्सपोर्ट कर रही है। However, as per agreement, the distributors have rights to use his own logo on the item purchased from PQR Limited। अब देखिए, ये है मजे की बात कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर के पास में क्या राइट है कि वो अपना खुद का लोगो यूज कर रही है जो गुड्स उन्होंने PQR से क्या करे हैं? परचेस करे हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट। अब सब्सिडरी कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी बनाना चाहती है कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर, ताकि वो अपनी खुद की बेटर ब्रांडिंग कर सके और कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर सेल्स यहाँ पर कर सके। द कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नियर बाय। इसके अलावा क्या बनाना चाहती है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी न्यूयॉर्क में ही सेटल करना चाहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, एज पर द लॉ प्रिवेलिंग इन यूएसए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। अब आप देखिए, इन्होंने अपन को ऊपर इतनी सारी बातें बताई, लेकिन क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड आपसे पूछा है बेटा? क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए क्या क्या लॉ है जो कि यूएसए में है और PQR लिमिटेड को फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर सब्सिडरी कंपनी कहां पे खोलती है? न्यूयॉर्क में खोलती है। तो ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर क्या बना हुआ है। इसका आंसर ये है, यहाँ पर सीधे आपको क्या बताना है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एज पर लॉ प्रिवेलिंग इन यूएसए। ठीक है, क्या क्या है भैया? तो आपको क्या बताना है कि जो न्यूयॉर्क एम्प्लॉयर, द LLC फाउंडर, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है? मस्ट ऑब्टेन एंड मेंटेन वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस लेना मस्ट है, और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। किसके लिए एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कवर लेता है बेटा? एम्प्लॉयज के लिए लेता है। कैसे लिखता है? बाय परचेसिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी। जब जैसे ही आपने परचेस करी, आपने इंश्योरेंस कवर ले लिया है। एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी ले लोगे फ्रॉम एन ऑथराइज। अब पॉलिसी किससे लेने जाएंगे? तो पॉलिसी लोगे आप एक ऑथराइज प्राइवेट इंश्योरेंस कैरियर से, या फिर NYS इंश्योरेंस फंड के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब आगे क्या बोल रखा है? अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ करके आने वाला है कि कब ये रिक्वायरमेंट बनती है कि आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लेना है, इंश्योरेंस लेना है। ये रिक्वायरमेंट कब बनती है? उस रिक्वायरमेंट के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि कंपनी फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब जैसे कंपनी, हर कंपनी का क्या होता है भैया? एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वहां पे भी इस नंबर को क्या बोलते हैं? EIN बोलते हैं। इज द कंपनीज प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन विद वर्कमैन कॉम्पनसेशन बोर्ड। ठीक है, जब आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन से बोर्ड से आपको जो कुछ भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है रिगार्डिंग पॉलिसी, वो सब कुछ कैसे हो पाएगा बेटा? यहाँ पर वो सिर्फ इस EIN नंबर के थ्रू ही हो पाएगा, क्योंकि कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर एक तरीके से। और बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ ग्रुप, या फिर आप क्या कर सकते जाओ, सीधे सीधे आप ग्रुप के सेल्फ इंश्योरेंस अथॉरिटी के साथ में, जो भी बोर्ड के द्वारा बनाया गया है, उसके मेंबर बन जाओ। ठीक है, द कंपनी मस्ट गिव इट्स EIN टू द इंश्योरेंस कैरियर व्हेन ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग इट्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन और डिसेबिलिटी कवरेज। Workers compensation insurance floor is calculated using each employee's risk classification, salary and total payoff। यही हमारे इंडिया में भी यही तरीका है कि कितना पे ऑफ जा रहा है, कितना सैलरी उन्हें मिल रहा है, और जिस तरीके के वर्क में एक एम्प्लॉय इंडल्ज्ड है, वो कितना उसके अंदर रिस्क एसेंस है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए each covered employee must post and maintain at the place of business as a prescribed form notice of compliance फॉर्म DBI 20। फॉर्म नंबर क्या बताया बेटा? यहाँ पे DBI 20 बताया है, जहां पे क्या बताया गया है
प्रोविजंस दिए गए हैं, बिंग नेम फॉर द पेमेंट ऑफ डिसेबिलिटी बेनिफिट्स किस किस को मिलेगा उसके रिगार्डिंग पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस यहाँ पर डीबी फॉर्म 120 के अंदर है। टू ऑल द एलिजिबल एम्प्लॉयज, एन एम्प्लॉयर who has employed in New York State one or more employee, देखो मैंने आपको बोला था ना कि किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जहां जब भी आपने क्या करा है, कवर्ड एम्प्लॉयर कौन सा कहलाएगा, जब आपने क्या करवा रखा है, एन एम्प्लॉयर हु हैज एम्प्लॉयड इन न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉय पिछले 30 दिन कैलेंडर के, पूरे कैलेंडर ईयर के है ना, पूरे 12 महीने में, अगर पिछले 30 दिनों में कभी भी 30 दिनों के अंदर कम से कम 30 दिनों के लिए आपने किसी भी एम्प्लॉय को अपने यहाँ पे क्या करा है, एम्प्लॉयड किया है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, कवर लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, सब्जेक्ट टू द डिसेबिलिटी बेनिफिट्स लॉज आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 4 वीक्स फॉलोइंग द 30th डे ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दिस 30 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, अपन लोगों ने क्या देखा यहाँ पे भैया, सीधी सी बात है कि पिछले 12 महीने के अंदर कम से कम 30 दिन के लिए आपने अगर एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉय को भी क्या करा है, यहाँ पे अपने यहाँ पर एम्प्लॉयड किया है, तो आपको ये इंश्योरेंस कवर लेना होगा। और ये जो 30 डेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव डेज यानी कि लगातार होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी, जहां पे उन्होंने आपको बेटा बकायदा पूरी केस स्टडी बताई है कि पीक्यूआर क्या है। एक कंपनी है जो कि क्या करती है, न्यूयॉर्क में सेल्स करती है, 40% उसका वहां से आता है ना, एवरीथिंग दे हैव डिस्क्राइब्ड। लेकिन क्वेश्चन कहां से जाकर के पूछ लिया उन लोगों ने, उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और पॉलिसी उन्हें कब लेनी पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप न्यूयॉर्क में अपनी कोई कंपनी या सब्सिडरी क्या करते हो, शुरू करते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हो, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ऑलराइट, ओके, नाउ अब अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी, वो क्या चीज है, देखो यहाँ पर। ओके, डी आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सॉरी, पार्ट नंबर ई हमें यहाँ पर देखना है। ई में आपसे देखो बच्चा क्या पूछा गया है, पढ़ते हैं अपन लोग। एबीसी फाइनेंस सर्विस, a community based financial institution, okay, is exploring the incorporation of a Nidhi company under Nidhi rules 2014. All right, the institution seeks your advice on the benefits of incorporating a Nidhi company. Advise ABC Financial सर्विसेज। अच्छा, आपको समझ में आ गया, निधि कंपनी का मतलब क्या होता है, निधि इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी हम लोग उसे बोलते हैं। हमारे इंडिया में निधि रूल्स 2014 के थ्रू क्या करी जाती है, ये गवर्न करी जाती है। दिस हैज बीन मेड बाय द एमसीए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि अगर आप क्या बनाते हैं, एक निधि कंपनी बनाते हैं, तो कैसे एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ निधि कंपनी आपको बताने हैं। ऑलराइट, ठीक है जी, आ जाते हैं अपन लोग इसका आंसर, गाइडलाइन आंसर में क्या दिया गया है। ऑलराइट, गाइडलाइन आंसर्स में यहाँ पे दिया गया है, बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ निधि कंपनी अंडर निधि रूल 2014 आर एज फॉलोज। ठीक है, क्या क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ स्मॉल सेविंग्स। अच्छा मुझे बताइए, निधि कंपनी का मतलब हम सबको पता है, निधि का मतलब ही क्या होता है कि जो उसके स्मॉल इन्वेस्टर्स है उसके अंदर क्या करना, उन लोगों में क्या करना, एक हैबिट है ना, हैबिट ऑफ सेविंग यहाँ पर लेकर के आनी हमें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निधि कंपनी। निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट ही है ये बनाने का। तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज बोली, मोबिलाइजेशन ऑफ स्मॉल सेविंग, जो आपकी छोटी छोटी सेविंग्स है आप उन्हें क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। क्या बोल रखा है, निधि मोबिलाइजेस small savings mostly of the middle class and disburse loan to eligible borrowers owing to a small size and closeness to the customer. Disbursement of loan is speedy. This is especially useful in case of borrowers is in urgent need of फंड। ठीक है, निधि कंपनी क्या करती है, तो जो आपकी छोटी छोटी सी सेविंग्स है उनको मोबिलाइज करती है। मैक्सिमम हम लोग अगर निधि कंपनी के बारे में बात करें तो ये मिडिल क्लास लोग, उन लोगों को जो लोन लेने की रिक्वायरमेंट है, देखो लोगों को लोन प्रोवाइड करना और उनसे सेविंग्स मतलब वो डिपॉजिट कलेक्ट करना, ओनिंग टू देयर स्मॉल साइज है ना, उनके साइज ऑफ बिजनेस क्या होता है, स्मॉल होता है, और उनके जो कस्टमर होते हैं वो उनके रेगुलर टच में होते हैं, क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे डिसबर्स किया जाता है, उन लोगों को लोन दिया जाता है जो भी नीडी पर्सन होता है उसे, और उनकी जो नीड होती है ना बेटा, एक्चुअली वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है ना, उनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट को, जो फंड की रिक्वायरमेंट उन्हें आई है उसको फुलफिल करना ही निधि कंपनी का काम होता है। ये एक बेनिफिट है यहाँ पर। दूसरा बेनिफिट क्या है, मिनिमल रिस्क ऑफ लोन रीपेमेंट, यानी कि द रीपेमेंट इज गारंटेड। देखो जो रीपेमेंट होता है वो क्या होता है, गारंटेड होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये बेटा कि जहाँ पे जो निधि कंपनी के अंदर जो अमाउंट यहाँ पे एज अ लोन वगैरह दिया जाता है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट नहीं होता है ना, वो देखो किसी भी कॉमर्शियल पर्पज के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो पर्पस है बेटा, पर्पस क्या है आपका, पर्सनल पर्पस है यहाँ पर, ठीक है ना, अर्जेंट पर्पस है यहाँ पर, तो उसको फुलफिल करने के लिए ये दिया गया है। तो रीपेमेंट स्पीडी होता है, सिक्योर्ड होता है, गारंटेड होता है। आगे क्या बोल रखा है,
ठीक है, ऑलराइट। आगे यही बोल रखा है कि ड्यू डेट पे उन्हें पे करना होता है। हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, अब जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जो मैंने कहा ना स्मॉल स्मॉल सेविंग्स जो आप आपकी निधि कंपनी के थ्रू लगा रहे हैं, तो निधि आपको यहाँ पे क्या ऑफर करता है बेटा? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको ज्यादा देता है। दिस मेक्स इट एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल स्पेशली द सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन के पास में जो मनी होता है वो वैसे ही लिमिटेड होता है, और जब वो अपने उस पैसे को वहां पर लगाते हैं और उससे जब हायर रिटर्न आते हैं तो वो सबसे ज्यादा उसे बेनिफिट उन्हें मिलता है। फोर्थ यहाँ पे बेटा आपको क्या बेनिफिट बताया गया? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ओके, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ निधि नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ सीनियर पर्सन, यहाँ पे ज्यादा रहते हैं जिनके पास में एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से फंड को, फाइनेंस को हैंडल करना चाहिए, एंड हु आर वेल रिस्पेक्टेड इन सोशल सर्कल, सोशल सर्कल में भी उनकी बहुत अच्छी खासी इमेज होती है। दिस लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू द इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ बोरोवर एंड डिपॉजिटर। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग हैं, क्योंकि सीनियर पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी आपके फाइनेंस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों का माइंडसेट अच्छा होता है, क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, अच्छे तरीके से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए मोर सिक्योर्ड प्लेस होता है इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से एबीसी फाइनेंस सर्विस को एडवाइस किया गया है। ऑलराइट, ठीक है, 5 क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछे गए थे आप लोगों से, और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपका जो ई पार्ट था, सॉरी आपका जो डी पार्ट था, वो हल्का सा इन्होंने ट्विस्ट करके आपसे पूछा था, अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 3 के अंदर भी 5 पार्ट है आपके, 3 मार्क्स ईच आपसे हर एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, सभी 3-3 नंबर के हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं with the very first question क्या पूछा गया है यहाँ पे? The degree of control and management that an entrepreneur desires to have over business affects the choice of form of organization. All right. In light of above statement, explain how control and management factor. Important बात, कंट्रोल और मैनेजमेंट फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। ये इज बेसिक फैक्टर टू चूज द सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने सारे हैं, है ना? अलग अलग आपके पास में चॉइसेस होते हैं, जैसे भी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आप उस अकॉर्डिंग, जिस तरीके का आपका बिजनेस है, आप उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हो। अब इन्होंने आपसे किस बेसिस पे इस एक्सप्लेनेशन मांगा है? इन्होंने मांगा है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट फैक्टर, किसके ऊपर? कंट्रोल और मैनेजमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करूंगी। ठीक है, देखो आंसर किस तरीके से लिख करके बताया हमें इंस्टीट्यूट ने। हमें बताया गया है degree and control management, degree of control and management. The degree of control and management that an entrepreneur desires to have over business affects the choice of form of organization. अब हमें सबके साथ में यहाँ पे इन्होंने देखो सीधे सीधे कंपैरिजन कर दिया है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी के बारे में बात करूंगी, तो जो ऑनरशिप है, मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, ये पूरी तरीके से फ्यूज्ड है, एंड देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस है। पूरी तरीके से सारा के सारा कंट्रोल एक सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी के हाथ में ही होता है। नेक्स्ट बोला कि पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ बिजनेस जॉइंटली क्या करा जाता है? शेयर करा जाता है। किसके द्वारा? पार्टनर्स के द्वारा। एंड देयर स्पेसिफिक, अब सबकी क्या होती है? सबके राइट, सबकी ड्यूटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी जाती है? स्पेसिफाइड कर दी जाती है। वुड बी डॉक्यूमेंटेड थ्रू इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस क्लॉजेस इन दिस रिगार्ड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या कर सकते हो आप? इस रिगार्डिंग कि भैया किसकी क्या ड्यूटी, क्या राइट एंड क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे, उसको आप वो क्लॉजेस पार्टनरशिप डीड में डाल सकते हो, और इन चीजों को यहाँ पे क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंटेड कर सकते हो। दे हैव इक्वल वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप business and business except where they agree to divide among themselves the business responsibility in a different manner. जब तक कि वो कुछ अलग तरीके से डिसाइड नहीं कर लेते, वो क्या रहेगा? उनके डीड के अकॉर्डिंग ही चलेगा, और कुछ भी अगर उन्होंने डिसाइड किया तब तक ठीक है, नहीं तो इक्वली चलेगा। इवन देन दे आर लीगली अकाउंटेबल टू ईच अदर। अब भैया चाहे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर लिया, यहाँ पर वर्क को डिवाइड कर लिया, लेकिन फिर भी वो लोग क्या होते हैं? लीगली एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? अकाउंटेबल रहते हैं। अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? आंसरेबल रहते हैं फॉर द वर्क डन बाय देम। ऑलराइट, सो ये क्या हो गया? ये पार्टनरशिप में हो गया कि किस तरीके से कंट्रोल और मैनेजमेंट रहेगा। कंपनी की बात कर लेंगे, तो कंपनी के बारे में तो भैया ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऑनर्स अलग होते हैं, ठीक है, और मैनेज करने वाली टीम अलग होती है। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी बिजनेस इज इंटरेस्टेड टू द बोर्ड। किसके पास में रहता है? हम सबको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स मिलकर के उन्हें चुनते हैं। उन्हीं लोगों के हाथ में क्या होता है? ओवरऑल कंट्रोल रहता है पूरी की पूरी कंपनी का। हु आर जनरली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब पता है ना आप लोगों को, कि थ्रू इलेक्शंस आप लोगों ने खुद ने वोट डाल करके क्या करा है? इन लोगों को चुना है।
है ना? इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुना है, इस पूरी टीम को आपने चुना है, तो ये उन लोगों की टीम होती है। Does a person wishing to have, अब यहाँ पे आ गया भैया कंक्लूजन, है ना? हमने मोटा-मोटा प्रोप्राइटरशिप के बारे में बता दिया, पार्टनरशिप में बता दिया और कंपनी में बता दिया कि किस तरीके से कंट्रोल और मैनेजमेंट रहता है। अब हम आपको बता देते हैं, does a person wishing to have complete control, है ना? अगर आप क्या चाहते हो, कंप्लीट एंड डायरेक्ट कंट्रोल चाहते हो अपने बिज़नेस का, तो हम कहेंगे कि प्रोप्राइटरी फॉर्म पे चले जाओ। अब फिर हम कहते हैं कि इफ इज प्रिपेयर्ड टू शेयर इट विद अदर्स, अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे के साथ में क्या कर सको, इसे शेयर कर सको, तो फिर आप क्या कहेंगे, हम पार्टनरशिप को चूज कर लीजिए। बट इफ द एक्टिविटीज आर लार्ज, अगर आपकी एक्टिविटीज क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है, अगर प्रोफेशनल मैनेजर्स की आपको जरूरत है कि आपके डे टू डे अफेयर्स को वो लोग क्या करें, मैनेज करें, आपका स्ट्रक्चर जिस तरीके का है उसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तो मैनेजमेंट उस तरीके का होना जरूरी है, तो फिर हम लोग आपको क्या कहेंगे कि आप कंपनी फॉर्मेशन पे जाइए। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को।